बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग घर में रह के ही अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों का बुक लेकर आई हूँ, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं, विविधता की समझ। उसमें मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ आप लोगों को विविधता के बारे में। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, इन सारी चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से मैं बता चुकी हूँ। लेकिन कभी कभी हमारे समाज में कुछ असमानताएं देखने को मिल जाती है, जिससे हमें बहुत तकलीफ पहुंचता है। जब हमारे साथ भेदभाव किया जाता है तो उस समय हमारे हृदय को, आत्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। और यह जो असमानता की जाती है या तो अशिक्षा के कारण ही की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिएगा समाज में एक लिंग के आधार पे भी, लड़का लड़की के आधार पे भी भेदभाव शुरू करते हैं। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, खासकर पितृ प्रधान समाज है, तो यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं इसकी रियलिटी यही है। यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों के, महिलाओं के अपेक्षा। तो कुछ चीज़ें जो हमारे समाज में होती है सो हमें बहुत कष्ट पहुंचाती है। तो एक कहानी के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। यह कहानी है राम जीवन की कहानी, ठीक है। इसमें एक आदमी है राम जीवन, जिसका नाम है, वो बिहार का एक सुपौल जिला है, वहाँ का रहने वाला है। तो इसको चाहत थी कि इसको बेटा हो, बट ऐसा नहीं होता है। इसको हो जाती है बेटी, और बेटी हो जाती है। तो एक बेटी जब होती है तो ये संतुष्ट रहता है, मतलब इच्छा तो थी बेटे की, लेकिन बेटी भी अगर हो जाती है तो ज़्यादा दुखी नहीं होता है, ये बेटी से संतुष्ट रहता है। कुछ समय बाद अक्सर देखते होइएगा हमारे समाज में लोगों को ये चाहत जरूर रहती है कि मुझे बेटा होता। बेटे की चाहत में दोबारा फिर से एक बेटी हो जाती है। इस बार राम जीवन को बहुत कष्ट पहुंचता है, क्योंकि उनकी चाहत थी कि उनको जो लड़का हो, बेटा हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे मन की बात नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे हृदय को कष्ट पहुंचती है। तो इन्हें भी बहुत दुख होता है, और फिर से इस तरह से तीसरा बच्चा जो होता है इनका, सो बेटा होता है। अब जब वो लड़का होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल इनके घर में रहता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, और जो 6 दिन के बाद पूजा वगैरह होता है तो उसमें पूरे गांव को भोज खिलाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो जाता है कि हमारे घर में लड़का हुआ है, बेटा हुआ है। तो इस तरह से होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वही जो राम जीवन थे तो अपने दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से लाड़ प्यार से उसको पाल रहे थे। लेकिन परिस्थितियां तब बदल जाती है जब उनके घर में बेटा आ जाता है। अब राम जीवन अपनी बेटी को बहुत कम महत्व देते हैं, बेटा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर उनको ट्यूशन भी मिलता है। ठीक उसके विपरीत बेटी किसी अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ती है, ट्यूशन भी उसको नहीं मिल रहा है, और उससे घर का काम करवाया जा रहा है। घर का काम जो चूल्हा बर्तन पोछा ये सब होता है, जो प्राय मम्मी लोग करती हैं, तो घर का काम उससे करवाया जाता है। और बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जो उसका वो मिलता है रिटर्निंग, वो बिल्कुल विपरीत। जो बेटियां थी वो घर का काम करते हुए भी पढ़ाई कर लेती है, घर का सारा काम करती है, उसके बाद भी वो पढ़ाई अपना पूरी कर लेती है। लेकिन बेटे पे इतना खर्च हो रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहा है, फिर भी वो पढ़ाई में उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, और बदले में लड़ाई झगड़ा ये सब कर रहा है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ मतलब अगर आप इतिहास पे ध्यान देंगे तो इतिहास साक्षी है कि बेटियां जो है सो आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है हर एक क्षेत्र में। लेकिन फिर भी हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे लड़का लड़की में अक्सर भेदभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राम जीवन जो थे ये भी अपने बेटा और बेटी में भेदभाव कर रहे थे, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। इस चीज को आप लोग समझ गए होइएगा। जो ये जो भेदभाव हो राम जीवन कर रहे हैं क्या है
लैंगिक असमानता को दर्शाता है। मैं बोली हूं ना स्टार्टिंग में कि हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती है, भेदभाव देखने को मिलता है जो हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाता है। तो यहाँ पे राम जीवन क्या कर रहे हैं, लड़का और लड़की के आधार पे, बेटा और बेटी के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ये संकुचित मानसिकता, अशिक्षा, इन सब कारण से होता है। नहीं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी मानसिकता अच्छी है, वो कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लैंगिक भेदभाव को इस कहानी के माध्यम से समझे। अक्सर हमारे स्कूल का जो बुक है उसमें कहानी के माध्यम से ही समझाया जाता है ताकि बच्चे को रोचक लगे, बच्चे इंटरेस्ट लेके उसको सुने और इस तरह से उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे विविधता को हम लोग निशान और छोटे निशान और बड़े निशान के कहानी से पढ़ के समझे थे, उसी तरह मतलब विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है ये भी हम लोग कहानी के माध्यम से ही पढ़े थे। तो इस चीज को भी, लैंगिक असमानता को भी हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़े। और आप लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जरूर जानते होइएगा। सारे लोग जानते हैं, हमारे संविधान निर्माता है भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ और 1891 से लेकर 1956 तक इनका पूरा जीवन काल रहा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो महार जाति में हुआ था। महार जाति आप लोग सुने होइएगा, नहीं भी सुने होइएगा तो इस जाति को ना अछूत माना जाता है। अछूत मतलब जिसको छूने से भी लोग घृणा माने कि अगर ये हमारे बॉडी में टच कर जाएगा, हमें छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये महार जाति में जन्म लिए थे। और महार जाति के लोग जो होते थे, जो प्रायः गरीब हुआ करते थे, इनका एक भी इतिहास था कि प्रायः गरीब हुआ करते थे और उनके पास जमीन नहीं हुई करती थी, उनके पास जमीन नहीं रहता था और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। जैसे हम लोग है ना, हमारे पापा क्या करते उससे हमको मतलब नहीं है, हमारी रुचि जिस चीज में हम वो कर रहे हैं, हमारी रुचि टीचिंग में है तो हम टीचिंग कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनकी रुचि अगर किसी और क्षेत्र में होगी, उनको डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, जो भी बनना होगा, तो उसको चूज करेंगे। लेकिन इस जाति में वैसा नहीं हुआ करता था। महार जाति के जो लोग थे, उनके पिता जिस काम को कर रहे हैं, उनके पूर्वज जिस काम को कर रहे हैं, उन्हीं पेशे को उन्हें अपनाना पड़ता था। और उनके पास खुद का जमीन भी नहीं होता था और उन्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ता था। इतना मतलब उन पे वो किया जाता था, अत्याचार किया जाता था कि उनको गांव में भी नहीं रहने दिया जाता था और गांव के अंदर भी नहीं आना होता था। उसके लिए अंदर आने की, गांव के अंदर आने की उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मतलब ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, पढ़ाई भी नहीं करते थे, ये अपने पूर्वजों के पेशा को अपना लेते थे और वही करने लगते थे। तो पढ़ाई भी नहीं करते थे। तो ये अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, इन्होंने अपना वो करने के लिए, वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां जाके ये अपनी पढ़ाई पूरी की। और इन्होंने दलित वर्ग के जो लोग थे, जो पिछड़े हुए थे, उनको स्कूल कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की नौकरी, मतलब सारे क्षेत्र में जाओ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अलग अलग क्षेत्र में जाके नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि जाति व्यवस्था से इन्हें मुक्ति मिले, इनके उसको जाति को जो पेशा अपनाना पड़ता था उससे मुक्ति मिले। तो ये चाहते थे कि हमारे जाति के लोग पढ़े लिखे और अलग अलग सरकारी नौकरी में भी जाए, सभी क्षेत्रों में। ठीक है, अब एक और चीज, इनको मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना था। मंदिर, भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान सबके लिए होते हैं, लेकिन इन लोगों को, महार जाति के लोगों को मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था। मंदिर में भी इनका प्रवेश वर्जित था। लेकिन इन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए दलित, जो जितने भी दलित थे, उनको मंदिर में प्रवेश कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। कोई भी कार्य हम तभी कर पाते हैं जब हम उस क्षेत्र में प्रयास करते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर सारे मिलकर कर रहे थे प्रयास, और डॉक्टर अंबेडकर जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे। और उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग हमें दबाएगा। ठीक है, और दलितों को उसके हक के लिए लड़ना चाहिए और अपने उसके खिलाफ जाना चाहिए।
जो जाति प्रथा उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाना पड़ रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ये उनका नेतृत्व कर रहे थे। और ये चाह रहे थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी बराबर हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसा चाहते थे। और काफी लंबे समय तक इन्होंने दलितों के शिक्षा, स्वास्थ्य और मतलब दलित लोग जो थे उनको, लोग जो थे काफी समय तक इनको शिक्षा से, उस सारे चीजों से जो उनको मिलना चाहिए उनसे वंचित रखे थे। तो उसके खिलाफ ये आवाज उठाना स्टार्ट किए। और इसमें इनका सहयोग कौन कौन किया बताती हूँ मैं। डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी, इन सारे महापुरुषों ने इस प्रथा का, जो ये जाति प्रथा थी, इसको अमानवीय मानते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। और हमें न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। अगर हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं है, हो रहा है, तो फिर हमें न्याय कहाँ मिली। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के लिए ये चाहते थे कि एक स्वतंत्र भारत जो हो सो एक लोकतांत्रिक समाज हो, उसकी कल्पना ये करते थे। जो संविधान की प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट दिखाई देगा। संविधान की प्रस्तावना बच्चों, हम लोग रोज स्कूल में जो हमारा प्रार्थना होता है उस समय जो चेतना सत्र होता है उसमें हम लोग करते ही हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये वाला जो हम लोग प्रस्तावना रोज करते हैं, सो हम लोग करते ही हैं। तो इस चैप्टर में ये जो था यही प्रस्तावना है लास्ट में, तो आप लोग इसको जानते हो इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक कविता है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी है एक जाति हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है तो फिर न क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है हम सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। तो ये एक कविता था। इसके बाद हमारा वो है क्वेश्चन आंसर है, और इसके बाद सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण जीवन यापन के शोर में। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग घर में रहिएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि अब कोरोना वायरस का प्रकोप हमारे मुजफ्फरपुर में भी आ चुका है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि घर में ही रह के पढ़ाई करिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइए, और बदमाशी भी बिल्कुल मत करिए। फिर से सब कुछ अच्छा होगा, फिर से हम स्कूल आएंगे और फिर से हम सारे मिलके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बाय बाय।